नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एनआईए को ज्यादा अधिकार देने वाले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में चर्चा के जवाब में कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा कानून जरूरी। मजदूरी संहिता बिल के अलावा 58 पुराने कानूनों को खत्म करने से जुड़ा निरसन और संशोधन विधेयक भी संसद से पारित। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन बिल लोकसभा से पारित। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का राजनीतिकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत। देश भर में बांधों की सुरक्षा से जुड़े बांध सुरक्षा विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी। अयोध्या भूमि विवाद मामले में 6 अगस्त से होगी रोजाना सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ का फैसला, मध्यस्थता समिति नहीं निकाल सकी कोई समाधान। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पूरी तरह काबू में हालात। प्रदेश डीजीपी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों। कहा, जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश नहीं होने देंगे पूरी। लगातार तलाशी अभियान के जरिए प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं सुरक्षा बल। और गंगा नदी में औद्योगिक कचरा बहाने पर सख्त। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों को बंद करने समेत कार्रवाई के दिए निर्देश। कहा, जांच रिपोर्ट सौंपने के 15 दिन के भीतर हो कार्रवाई। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद से जुड़ी हुई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया है। इससे पहले बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने समेत विपक्ष की ओर से लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज हो गए। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के खात्मे के लिए कड़े कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधेयक का मकसद आतंकवाद से लड़ना है और इसके लिए एकजुटता जरूरी है। अमित शाह ने विपक्ष की इस दलील को भी खारिज किया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सरकार उस व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसका किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने या आतंकवाद को बढ़ावा देने या फिर किसी आतंकवादी से किसी भी तरह का संबंध हो। अब तक सिर्फ संगठनों को ही इन आधारों पर आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाता है। विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। एक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं, वो दूसरी संस्था खोल लेते हैं। प्रतिबंध लगाने में इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करने में और 2 साल चले जाते हैं। तब तक वो आतंकवाद फैलाते रहते, विचारधारा उनकी फैलाते रहते हैं, घटनाएं करते रहते हैं। मैं भी यही कहता हूं आपके माध्यम से माननीय चिदंबरम साहब को कि घटना व्यक्ति नहीं करता और संस्था नहीं करती, व्यक्ति करता है। मगर कानून की छिद्रों का उपयोग कर कर व्यक्तियां नाम बदलते रहते हैं जब संस्थाओं के, और कई उदाहरण है मान्यवर ऐसे। अनेक लोगों ने अपने संस्था बंद, जैसे ही प्रतिबंध लगता है बंद, नई दुकान खोली, उस पर प्रतिबंध लगाओ, तीसरी दुकान खोली। कब तक प्रतिबंध लगाती जाएंगे? जब तक व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित नहीं करते, इनके काम पर, इनके इरादों पर चेक लाना असंभव। राज्यसभा ने आज मजदूरी संहिता 2019 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। ये संहिता 4 कानून की जगह लेगा। इनमें द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 शामिल है। विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून के प्रावधानों को पूरे भारत में लागू करने और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की व्यवस्था है। इसके प्रावधान सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे। मजदूरी संहिता 2019 को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
अभी हमारे कुछ साथी फ्लोर वेज की बात कह रहे थे, मैंने कहीं पर भी फ्लोर वेज की बात नहीं की थी। पिछली सरकार में कभी किसी ने 184 या 86 की बात की थी, वो एक अलग बात थी। हमारा मानना ये है कि सारे वेज तय करने का काम ट्राईपार्टाइटेड समितियां जो होती हैं, जिसमें मजदूर संगठन और एम्प्लॉयर्स और राज्य सरकारें मिलकर जो तय करती हैं, और इसमें तो हमने अब ये प्रावधान कर दिया है, इसमें एक तिहाई महिला साथी भी उसमें होंगी और बैठकर इसको तय करने का काम करेंगे। सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग, यूनियन, छोटे ग्रुप वगैरह सभी जगह के ऊपर इस मिनिमम वेज को पाने के लिए अलग अलग जगह पर अपनी अपनी अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं सर। उसमें कितने विक्टिम्स भी होते हैं। Working hours should not be beyond 8 hours a day. Please phrase should be added, not exceeding 8 hours per day in this relevant section. It is very important, sir. I urge to you, your good office, sir, to incorporate this and to look into this. राज्यसभा ने आज निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी दे दी है। इसमें 100 से 150 साल पुराने 58 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने का प्रावधान है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव और चर्चा का जवाब भी दिया। इससे पहले विभिन्न दलों के सदस्यों ने विधेयक पर अपने अपने विचार रखे। विधेयक में लोक लेखापाल चूक अधिनियम 1850, रेल यात्री सीमा कर अधिनियम 1892, हिमाचल प्रदेश विधानसभा गठन और कार्यवाहियां विधि मान्यकरण अधिनियम 1958, हिंदी साहित्य सम्मेलन संशोधन अधिनियम 1960 शामिल हैं। लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। That what Section 6A of the General Clauses Act states is that even if an amending act is repealed, the import of the amending act is saved. By the repeal of the amending act, its import, namely the amendment which is introduced in the main act, remains alive and always there. One point I surely take, that we need to have a robust mechanism for periodic scrutiny, as Madam Yagnik rightly said. We need to properly scrutinize it. That is my assurance to this House. There is a mechanism in place. If the need to further reinforce it, I'll do. The bill has been a good step, but the government needs to sensitize the people and public organization about the tenets of the laws being repealed, so that they are armed with information among the new systems in place when it comes to effecting policy. ये कानून जो है, मृतप्राय कानून जो है, ये मृतप्राय कानून केवल बुक में न रहे, इनके निराकरण का, इनके निस्तारण का एक उचित और समयबद्ध प्रक्रिया के हिसाब से ये प्रक्रिया बने, ऐसा कोई प्रावधान लाएंगे तो भविष्य के लिए वो अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विधेयक पर विचार का प्रस्ताव और चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का राजनीतिकरण नहीं, बल्कि राष्ट्रीयकरण करने की जरूरत है। विधेयक में न्यासी के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष को हटाकर उसके स्थान पर लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता या सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल के नेता को न्यासी बनाने का प्रस्ताव है। दूसरे दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि कई चीजें, इस सच को स्वीकार करिए, ये राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर आप ये मानते हो कि हम नेता प्रतिपक्षी बने रहने देते, तो क्या आप उसके पात्र हैं? तो अगर ये कहा गया उस संशोधन में, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत बात है अध्यक्ष जी। और इसलिए इसको आज के दिन स्वीकार करना पड़ेगा कि 100 साल शताब्दी पूरी होने के बाद अगर हम उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं, तो ऐसे स्थानों को राजनीति से मुक्त कर देना चाहिए। वो दिन आज है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। और जलियांवाला बाग में जो निर्माण चल रहा है, उस निर्माण से आपकी सहमति किस बात को लेकर है? अगर ये ऐसा ही वो काम कर रही है, तो जैसे वर्तरी जी ने कहा, आप उसको स्वरूप को बदल तो नहीं सकते। वो चीजें जहां की तहां होनी चाहिए। देश की आजादी के बाद 1951 में जब एक्ट लेकर आए,
तो उसमें सबको 7 ट्रस्टी डाला। तो अब ये क्या मजबूरी हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष की ट्रस्टी एज ए ट्रस्टी चेयर है उसको आप खत्म करने जा रहे हैं। ये नया इलेक्शन लाने की क्या जरूरत पड़ी है? Archaeological Survey of India maintains all structures as they are. Please. This is something which needs to be maintained as they are. Nothing to be changed. No tampering should be done. जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को घाटी में रहने की अवधि में कटौती करने की सलाह दी है। सरकार ने पर्यटकों अमरनाथ यात्रियों को सलाह दी है कि वो जल्द से जल्द घाटी से लौटने के लिए जरूरी कदम उठाएं। गृह विभाग ने आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की है। प्रमुख सचिव ने इस एडवाइजरी में कहा है कि पर्यटक और अमरनाथ यात्री जितना जल्द हो सके घाटी से लौट जाएं। इसमें कहा गया है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के मद्देनजर ताज़ा खुफिया सूचनाओं और घाटी के हालातों के मद्देनजर ये सलाह दी जाती है कि अमरनाथ यात्री और पर्यटक जल्द से जल्द घाटी से लौट जाएं। और इसी बीच पाकिस्तानी सेना की ओर से शह प्राप्त आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने के प्रयासों को विफल कर दिया गया है। सेना ने कहा है कि बालटाल और पहलगाम यात्रा मार्ग पर भारी मात्रा में पाकिस्तान निर्मित हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना के बारूदी सुरंग और स्निफर राइफल भी बरामद की गई है। इन बारूदी सुरंगों पर पाकिस्तानी फैक्ट्री के निशान हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान और उसकी सेना कश्मीर में आतंकवाद में संलिप्त है। This is a M24 American sniper rifle with telescope. This will be displayed outside after this press conference. You can have a look at it later. This was recovered from one of the caches of the terrorists along the Shri Amarnath Ji route. 3 days back, we were also getting inputs regarding certain specific inputs with regard to laying of IDs and attacking the Jatra. So therefore, last 3 days have been very hectic for us. We have been carrying out searches as told to you, and which has led to the cache of explosive material, the Pakistani made mine and the sniper that you have seen just now. अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में मध्यस्थता पैनल की कोशिशें फेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो 6 अगस्त से मामले की रोजाना सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट हमने देख ली है, ये मामले का अंतिम समाधान नहीं निकाल पाया है। अब हम 6 अगस्त से इस केस की नियमित सुनवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब मामले की सुनवाई तब तक चलेगी जब तक कोई नतीजा नहीं निकल जाता है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को लागू करना भारत के आर्थिक सुधारों की कामयाबियों की कहानी में से एक है। उपराष्ट्रपति ने आज दिल्ली में इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि वित्तीय व्यवस्थाओं की स्थिरता के लिए दिवालियापन कानून अहम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में आए छात्रों से कहा कि जो फर्म वित्तीय संकट से गुजर रही हैं या जिनमें पूंजी में वृद्धि की संभावना नहीं है, उन सभी में इंसॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन एक स्वस्थ फर्म, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बनाने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। Entrepreneurship by nature involves risk taking. Some business ideas will inevitably turn out badly. This may be due to several reasons. A sound insolvency and bankruptcy process enables rapid resolutions of such problems. There will be some setbacks sometimes.
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने निवास पर 2018 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर ट्रेनीज से मुलाकात की। इन युवा अफसरों को प्रोत्साहित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास और सतत विकास के बीच में तालमेल बैठाना महत्वपूर्ण काम है, जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है। उन्होंने कहा कि वन से ना ही सिर्फ जीव पक्षियों को जीवन मिलता है, बल्कि कई लोगों के सशक्तिकरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के मुताबिक 23 से 33% जगह पर पेड़ होने ज़रूरी होते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, इसलिए अब उनके विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने ऑफिसर ट्रेनीज को वन जीवन के विकास पर गंभीरता से काम करने की सलाह दी है। The traditional role of forester has changed radically. He or she is entrusted not only with the sustainable management of forests, but also empowerment of the people who depend on the forest. As the custodian of our national treasure, you have a vital role to play in striking a fine balance between development and environmental conservation. This balance is necessary for the inclusive and sustainable development of a fast-growing nation. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज की दुनिया में लोग भौतिकवादी जीवन शैली के दबाव के कारण अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति आवास पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव से संवाद कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। कार्यक्रम में सद्गुरु ने कहा कि कावेरी कॉलिंग अभियान के जरिए वो लोगों की जिंदगी के साथ पर्यावरण बचाने का भी काम कर रहे हैं। सद्गुरु से संवाद कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सद्गुरु जग्गी वासुदेव शांति और सकारात्मक सोच को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके जरिए लोग अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं। Today's world is a troubled world. The mechanical lifestyles with high pressure work routines are making most of our lives quite stressful and also problematic. This does not bode well for humanity's progress. We need inner peace, tranquil minds, and joyful hearts. We need solace. We need a soothing voice that refreshes and regenerates us. One such voice is the voice of Sadhguru. We are fortunate to have him with us today morning. He is one of the remarkable modern day sages who connects us with our spiritual heritage. इस मौके पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि सितंबर महीने से शुरू होने वाला उनका कावेरी कॉलिंग अभियान आने वाले समय में 84 मिलियन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम करेगा, लेकिन इसके लिए लोगों को भी कावेरी नदी और उसके साथ जुड़े किसानों के लिए काम करना होगा। Agriculture occupies over 60% of India's land. So the real issue is how we conduct our agriculture. For pollution, it may be industry. But for depletion, it is agriculture that we need to look at. We are still doing agriculture as it was done 1,000 years ago, as it was done as subsistence farming. Today, it's all commercial farming. We need to look at this. Very easily with 1/3 of the land we are cultivating, we can grow food for this 1.5 billion people. It's very much possible if you bring in modern technologies and other aspects. Right now, the important thing is to switch to agroforestry, especially Kaveri Basin. इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन कावेरी कॉलिंग अभियान के जरिए कावेरी नदी के संरक्षण में लगा है। इसके साथ ही अभियान के जरिए 84 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का लक्ष्य है। कृषि वानिकी के जरिए किसानों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। दक्षिण भारत की गंगा नदी कही जाने वाली कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन नदी के अनवरत बहाव बनाए रखने के लिए प्रयास में जुटी है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के मुताबिक मानवीय गतिविधियों के चलते पिछले 70 सालों में कावेरी नदी में 40% की गिरावट देखी गई है। ईशा फाउंडेशन ने कावेरी नदी के संरक्षण के लिए कावेरी कॉलिंग अभियान की शुरुआत की है।
we are unleashing a massive rally which includes the government, the people, the farmers together to find a solution. The solution is like this. We must understand the only source of water we have in tropical nation is monsoon. The monsoon comes down upon us within 45 to 60 days. What comes down in these 60 days, the water that comes down in 60 days, we have to preserve it in the soil for 365 days. For this to happen, there is no way we can do this without substantial vegetation. This was a land covered with tropical forests. Due to population pressures and need for agriculture, we have pushed it. सदगुरु जग्गी वासुदेव के मुताबिक कावेरी नदी के जल प्रवाह में कमी और सूखे के कारण तमिलनाडु के 83% किसान और कर्नाटक के 77% किसान कर्ज में फंसे हैं। अब कावेरी कॉलिंग अभियान के जरिए कावेरी के आसपास 242 करोड़ पेड़ लगाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसके पहले चरण में 73 करोड़ पेड़ तमिलनाडु और कर्नाटक में लगाए जाएंगे। नदी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए ही किसानों को कृषि वानिकी के जरिए बेहतर जीवन की राह दिखाई जा रही है। Kaveri calling is a way of demonstrating that there is a way to turn the land back. Right now, we have converted about 69,670 farmers into agroforestry in Tamil Nadu. Their incomes have gone up in 5 to 7 years, 300 to 800% increase in incomes have happened. This is what needs to happen. Living on the farm, doing farming should become very lucrative. That's the only way you can preserve this nation. सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कावेरी कॉलिंग अभियान की शुरुआत जुलाई के महीने में की है। अभियान के जरिए 84 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। देश में खरीफ की फसलों की बुआई का काम पूरी तेजी से चल रहा है, जिसे देखते हुए इस बार उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। मॉनसून का ये सीजन बुआई के लिए काफी अच्छा है और इस वक्त अपने चरम पर है। कमजोर मानसून के बीच औसत से ज्यादा हुई बरसात ने खरीफ फसलों के अच्छे उत्पादन की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस साल जुलाई तक 410 mm बारिश हुई है, जबकि पिछले साल जुलाई तक 458 mm बारिश हो चुकी थी। मानसून का ये सीजन बुआई के लिए काफी अच्छा है और इस वक्त अपने पीक पर है, जिसमें लगभग 688 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुआई की जा चुकी है। चावल की बात करेंगे तो चावल तो जो है पूरा अगस्त तक भी जो है इसकी रोपाई करते रहते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सितंबर के महीने तक भी जो है उसकी रोपाई चलती रहती है। तो चावल में कोई कमी नहीं रहेगी, चावल का क्षेत्र हमारा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल चावल की फसल में कोई कमी नहीं रहने वाली। दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई अभी कुछ कम चल रही है, लेकिन इसमें अभी 10 से 15 अगस्त तक का समय है। इसमें बुआई के काम को पूरा कर लिया जाएगा। इस मॉनसून में किसानों के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें किसान ज्यादा से ज्यादा मक्के की फसल की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। इस बार जो एक नया देखने को मिला, जो मक्का के क्षेत्र में जो है, मक्का में जो क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है, किसानों का रुझान थोड़ा मक्का की तरफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि पहले जो मक्का 16-18 रुपए के हिसाब से जो था वो अब बढ़ करके 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है उसका रेट जैसे बढ़ा है, तो इसलिए शायद किसानों को की तरफ एक अच्छा ये सिग्नल गया है, तो किसानों का रुझान मक्का की तरफ गया है और मक्का का जो क्षेत्र है वो बढ़ रहा है बाकी राज्यों में। फसलों की बुआई और बेहतर उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से किसानों को पूरी सहायता दी जा रही है, जिसमें खरीफ की फसलों के लिए पहले ही खरीफ कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर किसानों के लिए बीज, खाद, खरपतवार नाशक और दवाइयों की पूरी व्यवस्था कराई जाती है। इसके साथ ही किसानों और उनकी फसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मॉनसून का ये मौसम सितंबर तक चलेगा, जिसको देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार खरीफ की फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष से बेहतर होगा और सरकार द्वारा निर्धारित 2019-20 के लिए उत्पादन लक्ष्य लगभग 290 मिलियन टन को प्राप्त किया जा सकेगा। देरी से आए मानसून के बाद सामान्य से ज़्यादा बारिश ने किसानों के बीच खरीफ की अच्छी फसल के उत्पादन की आस को बढ़ा दिया है, जिसके बाद बुआई का काम 85% तक पूरा हो चुका है और कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो मानसून खत्म होने से पहले बुआई का लक्ष्य
प्राप्त कर लिया जाएगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। और इधर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें। औद्योगिक इकाइयों की ओर से अपशिष्ट पदार्थों को लगातार बहाए जाने को लेकर 4 राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीपीसीबी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रदूषण बोर्ड से कहा है कि यदि औद्योगिक इकाइयां पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं कर रही हैं तो उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। सीपीसीबी ने इन राज्यों के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि अगर उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट मिलती है तो वो रिपोर्ट मिलने के 15 दिन के अंदर कार्रवाई करें। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा पंचायत चुनावों में जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी है और साथ ही त्रिपुरा पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का श्रेय विकासात्मक राजनीति को उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि त्रिपुरा का बीजेपी में विश्वास अटूट है। त्रिपुरा के ग्रामीण इलाकों में परिवर्तनकारी कार्य सकारात्मक रूप से कई लोगों को प्रभावित कर रहा है। त्रिपुरा में 3 चरण में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 90% सीटों पर जीत दर्ज की है। जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें कि जीएसटी कलेक्शन फिर 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। जुलाई में 1,02,000 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। ये पिछले महीने के कलेक्शन के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन 5.8% अधिक है। जुलाई 2018 में जीएसटी से सरकार को 96,483 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।